नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेगनेंसी के बारे में जो बच्चेदानी में ना होके कहीं ट्यूब में, कहीं ओवरी में या आपके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में टिक जाती है और उसकी वजह से एक औरत की जान तक जा सकती है। इसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो इम्प्लांटेशन हुआ है, जो आपका बच्चा टिका है, वो यूट्रस की लाइनिंग यानी कि बच्चेदानी की लाइनिंग में ना टिक के बच्चेदानी के बाहर कहीं किसी साइट पे टिका है, जैसे कि ट्यूब में रह सकता है या अंडाशय में रह सकता है। और एक बहुत ही रेयर केस होता है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, जिसमें आपके पेट में किसी और दूसरे ऑर्गन से चिपक के वो बच्चा बन सकता है। तो इसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कंसेप्ट क्या है नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बीच में। नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है ओव्यूलेशन, यानी कि अंडाशय से बीज निकलता है, उसके साथ स्पर्म मिलके होता है फर्टिलाइजेशन, जो कि ट्यूब के अंदर होता है, और वही जो जाइगोट बनता है वो आता है यूट्रस के लाइनिंग के अंदर 4 से 5 दिन के अंदर, और वहां जाके फिर इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, उसमें से जो ट्यूब में से बेबी को इधर आना है यूट्रस की तरफ, वही नहीं आ पाता है और वो बेबी ट्यूब में ही ग्रो होता रहता है। और ये याद रखिए कि बच्चा कभी भी यूट्रस के बाहर ग्रो कर ही नहीं सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी जगह है जहाँ पे ये जाइगोट इम्प्लांट हो सकता है। सबसे कॉमन होती है फैलोपियन ट्यूब, इसलिए आपने सुना होगा कॉमनली कि नस में बच्चा रह गया और नस फट गई। 90 to 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसकी भी सब साइट्स होती है, जिसमें आता है इस्थमिक साइट, यानी कि वहाँ पे ट्यूब बहुत ही नैरो होती है और वहाँ पे जल्दी रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन फैलोपियन ट्यूब के अंदर साइट होती है वो होती है एम्पुलरी साइट, जो कि मोस्ट कॉमन है। उसके बाद में आती है उसकी फिम्ब्रियल साइट, और लास्ट आती है इंटरस्टिशियल यानी कि कॉर्नुअल, जो बच्चेदानी है जहां से ट्यूब निकल रही है, वो जो कोना है जहां पे अगर एक्टोपिक रह जाती है तो ये सबसे डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चा फटा तो इसमें आपका यूट्रस भी इन्वॉल्व है। अगर यूट्रस से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उसको रोकना और उसकी सर्जरी करना एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। और जो रेयर साइट्स आती है उसमें होता है सर्विक्स, ओवरी, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी और सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी, यानी अगर आपका पहले कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसी टाके पे जाके वो बच्चा चिपक जाता है। आखिर बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि क्यों होता है एक्टोपिक? तो जो ट्यूब है जहां से बच्चा जाना चाहिए आपके यूट्रस तक, कुछ तो वहां गड़बड़ हुई है, इसलिए वो जा नहीं पा रहा है। तो पहला क्या हो सकता है, आपकी ट्यूब ही डैमेज हो चुकी है। दूसरा, ट्यूब के अंदर सीलियाज होते हैं जो उसको फ्लो करके आगे तक पहुंचाते हैं, अब वो सीलिया ही खराब हो चुके हैं, वो ही डैमेज हो चुके हैं। तीसरा, जो ल्यूमेन होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर की जो जगह होती है, स्पेस होती है, वो नैरो हो चुकी है किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण। नॉर्मली जो ल्यूमेन का डायमीटर होता है 4 mm से 10 mm, और जब बच्चा ग्रो करने लगेगा वो ट्यूब खींचेगी, स्ट्रेचेबल होती है क्योंकि ट्यूब हमेशा, लेकिन एक टाइम पे आके वो ट्यूब फट जाती है और ये एक बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अच्छा, जो ट्यूब डैमेज हुई, जो मैंने 3 कारण बताए, उनके क्या कारण हो सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है? सबसे पहला कॉमन कारण है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि आपको बच्चेदानी के नीचे की जगह का या उसके आजू बाजू के पानी में बहुत लंबा इन्फेक्शन रह चुका है और उस इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन हो चुका है। दूसरा आता है प्रीवियस आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई ट्यूब की सर्जरी हुई है या पेट की आपकी कोई भी सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से वहां पे एडहेशंस यानी कि ट्यूब आसपास में दूसरी चीजों से चिपक सकती है और इसीलिए उसका जो फ्लो होता है, मोशन होता है ट्यूब का, वो नहीं हो पाता है। तीसरा हो सकता है टीबी, जेनाइटल टीबी, जो कि इंडिया में बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट हो सकता है कोई भी आपको एबॉर्शन हुआ हो पहले, उसकी वजह से कोई बॉडी में इन्फेक्शन हुआ हो। नेक्स्ट हो सकता है आपके पेट की कोई भी सर्जरी हुई हो। नेक्स्ट आपने एआरटी करवाया है यानी कि आपने आईवीएफ करवाया है, उसमें भी ये चांसेस हो सकते हैं। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से सीलिया डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट आगे तक नहीं पहुंच पाता है। और लास्ट है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एडहेशंस यानी कि चीजों का चिपकना, उसकी वजह से ट्यूब्स का खराब हो जाना। 30 to 40% केसेस में क्लियर कॉज नहीं मिल पाता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा? पेशेंट आपके पास कैसे आएगा कि पीरियड मिस हो चुका है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पेशेंट की पॉजिटिव आएगी, पेट में दर्द हो सकता है और थोड़ी स्पॉटिंग भी हो सकती है। अब इसके डेंजर साइंस क्या होंगे? जब बहुत सीवियर पेशेंट को एक साइड में पेन होता है लोअर एब्डोमेन में,
दूसरा, उसको ब्लीडिंग होती है। तीसरा, उसको फेंटिंग यानी कि चक्कर आ रहे हैं, पेशेंट शॉक में है, बीपी लो हो चुका है, पेशेंट हाइपोटेंशन में पूरी तरीके से पीली पड़ चुकी है क्योंकि अंदर ब्लीडिंग चालू है ट्यूब फटने की वजह से। और एक हो सकता है शोल्डर पेन, क्योंकि फ्रेनिक नर्व जो होती है ब्लीडिंग के कारण अंदर जब ब्लड भर जाता है तो फ्रेनिक नर्व इरिटेट होती है और उसकी वजह से शोल्डर में पेन हो सकता है। ये एक बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है और एब्सोल्यूट इमरजेंसी है। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? सबसे पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे जो कि पॉजिटिव आएगा, फिर हम उसके लिए सोनोग्राफी करेंगे। सोनोग्राफी में हो सकता है आपको बच्चेदानी में बच्चा ना दिखे, साइड में ट्यूब में आपको कोई छोटा सा सैक दिखे या फिर ब्लड इकट्ठा भी दिख सकता है अगर रप्चर हो चुका है तो। दोनों में कंफर्म नहीं हो पा रहा है, बीटा एचसीजी पे जाते हैं। बीटा एचसीजी नॉर्मल प्रेगनेंसी में 24 टू 48 आवर्स में डबल होता है, लेकिन इस प्रेगनेंसी में या तो डबल नहीं हो पाता है या फिर एकदम से प्लेट्यू आता है, स्पाइक आता है, बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे कि आखिर इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्या ऑपरेशन ही होगा या फिर इसको दवाइयों से भी अपन ठीक कर सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट पे जाने के लिए हमें कुछ चीज़ें पेशेंट में पहले देखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, सोनोग्राफी में ट्यूब के रप्चर का कोई साइन नहीं है, जो जेस्टेशनल सैक है वो भी छोटा है, अभी उसका डायमीटर पूरा बड़ा नहीं हुआ है और बच्चे में कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं है। बीटा एचसीजी हमने कराया, वो लेस देन 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट के लिए जा सकते हैं। इसके लिए होता है एक इंजेक्शन मेथोट्रेक्सिड। मेथोट्रेक्सिड इंजेक्शन लगाने से पहले भी हमें पेशेंट में कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि उसका लीवर फंक्शन टेस्ट, उसका रीनल फंक्शन टेस्ट यानी कि किडनी में कोई इश्यू तो नहीं है या ब्लड के कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स तो नहीं है, और हार्ट की स्थिति भी हमें देखनी जरूरी है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो हम मेथोट्रेक्सिड इंजेक्शन पे जा सकते हैं। इस इंजेक्शन के लिए हमें पेशेंट का कंप्लायंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट सर्जरी से भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हमें पेशेंट को बार बार बुला के उसकी बीटा एचसीजी की मॉनिटरिंग करानी होती है। बीच में हो सकता है कि ये फेल हो जाए तो सर्जरी के लिए लेना पड़ जाए। मेथोट्रेक्सिड की दो तरीके से रेजिम होती है। सबसे पहला होता है सिंगल डोज रेजिम। इसको हम कैसे देते हैं? 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर। पेशेंट का जो सरफेस एरिया होता है बॉडी का, उसके हिसाब से इसकी डोज कैलकुलेट की जाती है, और वो डोज जब आज हमने लगाई है डे 1 पे, तो डे 4 पे इसका बीटा एचसीजी का मॉनिटरिंग होगी, डे 7 पे इस बीटा एचसीजी की मॉनिटरिंग होगी। अगर ये डाउन आता है, ग्रेटर देन 15% इसकी डबलिंग कम हो जाती है बीटा एचसीजी की, तो हम इसको सीरियल मॉनिटरिंग करके आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर बीटा एचसीजी डाउन नहीं आया है, 15% से भी लेस डाउन आया है, तो फिर हमें 2 डोज रेजिम पे जाना पड़ता है, जिसमें हम डे 7 पे मेथोट्रेक्सिड इंजेक्शन फिर से लगाते हैं। मेथोट्रेक्सिड इंजेक्शन डीएनए सिंथेसिस को रोक देता है, यानी कि जो फीटस की ग्रोथ है उसकी सेल्स को डैमेज करके उसकी ग्रोथ को वहीं रोक देता है। अब जब डे 7 पे मेथोट्रेक्सिड इंजेक्शन लगा है तो फिर से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, डे 9 पे बुलाया जाएगा, डे 11 पे भी बुलाना पड़ सकता है अगर बीटा एचसीजी डाउन नहीं आ रहा है, डे 14, डे 28। ये मान लीजिए कि आपको 6 वीक्स कम से कम लग सकते हैं इस पूरे मेथोट्रेक्सिड के ट्रीटमेंट को लेने में और इसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स को देखने के लिए, क्योंकि अगर बीच में कोई भी सीवियर एब्डोमिनल पेन है यानी कि ब्लीडिंग कंटिन्यूअस है और अगर बीटा एचसीजी डाउन नहीं आ रहा है तो बीच में भी ऑपरेट करना पड़ सकता है। दूसरा आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि इमरजेंसी, जिसमें कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली शॉक में है, ट्यूब अंदर फट चुकी है, पूरे पेरिटोनियम में ब्लड भरा पड़ा है। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, सीधा आपको सर्जरी के लिए लिया जाएगा, और जो बेस्ट वे होता है सर्जरी का वो होता है लैप्रोस्कोपिक, यानी कि दूरबीन से सर्जरी की जाती है, और इसमें ट्यूब अगर फट चुकी है तो उस ट्यूब को निकाल दिया जाता है। सवाल सबसे बड़ा आता है कि क्या मैडम आगे बच्चा लग जाएगा? आपकी एक ट्यूब जा चुकी है लेकिन आपके पास दूसरी ट्यूब है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन सेकेंड एक्टोपिक होने के भी चांसेस आपके 10 से 20% होते हैं। तो नेक्स्ट जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं आपको अर्ली यूपीटी कराना और अर्ली टीवीएस सोनोग्राफी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं आपको एक केस बताना चाहूँगी जो मेरे साथ ही हुआ था, मेरी एक पेशेंट के साथ में। उसको बचपन में टीबी का प्रॉब्लम रह चुका था, उसकी वजह से उसकी पहली प्रेगनेंसी एक्टोपिक होती है। टीबी का ट्रीटमेंट उसका पूरी तरीके से कंप्लीटेड था, फिर उस एक्टोपिक के बाद में उसकी ट्यूब निकल जाती है। सेकंड टाइम वो प्रेग्नेंट होके आती है, अर्ली टीबीएस, अर्ली यूपीटी सब कुछ होता है, सेकंड भी एक्टोपिक होती है। इस ट्यूब को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है, टाइम से मेथोट्रेक्सिड का उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है और मेडिकली उस प्रेगनेंसी को
ट्रीट किया जाता है जिससे कि हम उसकी ट्यूब को सेव कर पाए। तो ऐसे केसेस में सही टाइम पर आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, उनकी सलाह जो भी है उसको आपको भरोसा करना ज़रूरी है और प्रॉपर फॉलो अप जो कि आपको एक सर्जरी से बचा सकता है अगर आप हीमोडायनेमिकली स्टेबल हैं तो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक नॉन वायबल प्रेगनेंसी है, लेकिन डिलेड डायग्नोसिस होने पर यह एक मैटरनल मोर्टेलिटी का बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि अगर आप लेट पहुंचते हैं तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट का मतलब हमेशा सेफ प्रेगनेंसी नहीं होता है। मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो से इस टॉपिक पे काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपके आसपास में आप किसी ऐसे को जानते हो जिसके साथ ऐसा हो चुका है, उसको ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करें ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो सही टाइम पर डॉक्टर के पास जाके राय ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।